आप सभी को मेरा नमस्ते है। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर के आई हूँ उस कहानी का नाम है साया और ये कहानी लिखी है गायदी मोपांसा जी ने। ये एक फ्रेंच स्टोरी है जिसका हिंदी में अनुवाद किया गया है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हम कुर्की के कानून के ऊपर बात कर रहे थे। इसका कारण हाल ही में निपटा मुकदमा था। रू डे ग्रेनेल में मौजूद एक पुराने बंगले में दोस्तों के बीच में हो रही इस महफिल का आखिरी दौर चल रहा था। हर एक आगंतुक के पास एक किस्सा था और उसके हिसाब से वह किस्सा 100% सच, उसकी एक एक घटना असल में घटित हुई थी। तभी 82 साल के मार्किस डे ला टूर सैमुअल उठे और आगे आकर मंटेल पीस का सहारा लेकर खड़े हो गए। उन्होंने अपनी वृद्ध हल्की कपकपाती आवाज़ में यह कहानी सुनाई। मुझे भी एक अजीब सा अनुभव हुआ है। वह चीज़ इतनी अजीब थी कि मेरी ज़िंदगी में वह एक खौफनाक घटना बनकर रह गई है। यह घटना 56 साल पहले घटित हुई थी। इतना वक्त गुजर गया है लेकिन फिर भी आज तक ऐसा एक भी महीना नहीं गुजरा जब मैंने उस घटना को ख्वाब में ना देखा हो। मेरे मानस पटल पर उस घटना ने दहशत की छाप छोड़ दी थी। आप लोग जो मैं कहना चाहता हूँ वो समझ रहे हैं ना? हाँ, उन 10 मिनटों में मैं एक ऐसे खौफ का शिकार हो गया था कि तब से मेरी आत्मा में वह डर बस सा चुका है। अचानक से हुई आवाज़ मेरे शरीर में झुरझुरी उत्पन्न कर देती है। शाम के घिरने पर अनजान चीज़ों की धुंधली आकृति देखकर मन भाग खड़े होने को होता है। मुझे रात से डर लगता है। मैं अगर जवान होता तो ऐसी किसी भी बात को स्वीकार नहीं करता। मेरी जवानी में मैंने इस चीज़ का जिक्र भी किसी से नहीं किया था, लेकिन उम्र के इस पड़ाव में आकर मुझे कोई चिंता नहीं है। अब मैं सब कुछ बता सकता हूँ। 82 वर्ष की उम्र में मैं काल्पनिक खतरों से डर सकता हूँ। इतना हक मुझे मिल चुका है। हाँ, असल खतरों के आगे मैंने आज तक कभी पीठ नहीं फेरी है मोहतरमाओं। उन्होंने महफिल में मौजूद स्त्रियों को संबोधित करते हुए कहा। उस वाक्य ने मुझे इतना परेशान कर दिया था, मेरे मन को इतना असंतुलित कर दिया था कि मैं आज तक किसी को कुछ बता नहीं पाया। मैंने इस बात को अपने मन के उस गहरे कोने में डाल दिया था जहाँ हम अक्सर अपनी कमजोरियों, हमारे ऐसे रहस्य जो शर्मिंदगी का बायस बन सकते हैं या कुछ ऐसी बातें रखते हैं जिसके विषय में हम लोग किसी को बता नहीं सकते। मैं आपको उस घटना के विषय में बिल्कुल उस तरह से बताऊंगा जैसे वो मेरे साथ घटित हुई थी। मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं दूंगा। मुझे उसके होने का कोई कारण समझ नहीं आता है, सिवाय इसके कि उस समय कुछ वक्त के लिए मेरे ऊपर पागलपन का कोई दौरा पड़ गया हो। लेकिन मुझे ऐसा कोई दौरा नहीं पड़ा था और इस बात को मैं आप सबके सामने साबित भी कर सकता हूँ। आप कुछ भी सोचने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन सच्चाई कुछ इस तरह है। वह 1827 के जुलाई का महीना था। मैं अपनी पलटन के साथ रुआंह में बसा हुआ था। एक दिन मैं नदी के किनारे टहल रहा था जब मुझे एक आदमी दिखा। मुझे लगा जैसे मैं उसे जानता हूँ, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था और इस कारण मैंने अपने चलने की गति कम कर ली थी। मैं रुकने को तैयार था। उस अनजान आदमी ने मुझे और मेरे चेहरे के भावों को देखा और फिर मेरे से बगलगीर होकर मिला। वो मेरे बचपन के दिनों का दोस्त था और हम लोगों की दोस्ती काफ़ी गहरी हुआ करती थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इन 5 सालों में उसकी उम्र में 50 साल का इजाफा हो गया हो। उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे और वो झुककर कुछ इस तरह चलता था जैसे ज़िंदगी से थक चुका हो। वो मेरे मन में उठे विस्मय के भावों को समझ गया और उसने मुझे अपनी आप बीती सुनाई। एक बुरे हादसे ने उसे तोड़ सा दिया था। वो एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करने लगा था और इसी इश्क के खुमार में उसने शादी भी कर ली थी। 1 साल तक उसकी ज़िंदगी की बगिया भरपूर खुशियों से गुलजार रही थी, लेकिन 1 साल बाद दिल की बीमारी से उसकी बीवी का अचानक इंतकाल हो गया था। शायद इतना ज़्यादा प्यार वह सहन ना कर सकी हो।
उसकी अंतिम क्रिया के अगले दिन ही मेरे दोस्त ने देश छोड़ दिया था। वह इधर रुवाह के एक होटल में आकर रहने लगा था। वह इधर ही रुक गया था, तन्हा और बेबस। उसने वापस जाने की कभी कोशिश नहीं की। उसका दुख धीरे धीरे उसे खाने लगा था। वह अपनी ज़िंदगी से इतना मायूस हो चुका था कि कई बार उसने अपनी ई लीला समाप्त करने के विषय में सोच लिया था। अब चूँकि मैं तुमसे भाग्यवश मिल चुका हूँ, उसने मुझसे कहा, मैं तुमसे एक मदद मांगूंगा। देखो, मना मत करना। मेरे घर में कुछ ज़रूरी कागजात हैं। क्या तुम उधर जाकर उन्हें ले आओगे? वह कागजात मेरे लिखने वाले टेबल में रखे हुए हैं। टेबल मेरा मतलब हमारे कमरे में मौजूद है। मैं किसी नौकर या वकील को उधर नहीं भेज सकता, चूँकि इस काम की किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। इस मामले में कोई हो हल्ला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल शांति से इस काम को अंजाम देना पड़ेगा। मैं तुम्हें अपने कमरे की चाबी, जिसे कि मैंने खुद उधर से आने से पहले ताला लगाकर बंद किया था, और टेबल के दराज की चाबी भी दे दूंगा। मैं माली के नाम एक चिट्ठी लिखकर भी तुम्हें दे दूंगा, ताकि वो तुम्हें बंगले में दाखिल होने दे। मेरे कमरे में कल नाश्ते के लिए आओ और हम इस मामले के ऊपर पूरी बात करेंगे। मैंने उससे वादा किया कि मैं उसका यह काम कर दूंगा। मेरे लिए एक रोचक काम होगा और मेरा मन भी बहल जाएगा। वैसे भी उसका घर रुआं से 25 मील दूर ही था। मैं घोड़े पर 1 घंटे में उधर पहुंच सकता था। अगले दिन 10 बजे मैं उसके साथ था। हम लोगों ने अकेले नाश्ता किया, लेकिन नाश्ते के दौरान उसने मुश्किल से 10 से 20 शब्द भी ना कहे होंगे। वह अपने व्यवहार पर शर्मिंदा था और उसने मुझसे इसके लिए माफ़ी मांगी, परंतु यह विचार कि मैं ऐसी जगह जाने वाला था जहां उसकी खुशियों के टुकड़े हुए थे, उसे परेशान कर रहा था। उसने मुझसे कहा, वह सच में ही परेशान घबराया हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके मन में कोई रहस्यमय ऊहापोह चल रही हो। आखिरकार उसने मुझे बताया कि असल में मुझे क्या करना था। वह काम काफ़ी साधारण था। टेबल के दाएं हिस्से में मौजूद पहले दराज में चिट्ठियों के 2 पैकेट और कुछ कागजात थे, जिन्हें मुझे लाना था। मुझे दराज की चाबी पहले से ही दे दी गई थी। हाँ, उन्हें खोलकर देखना मत, उसने मुझे हिदायत देते हुए कहा। मुझे उसकी बात का बहुत बुरा लगा था और इस बात को मैंने उसे कड़े शब्दों में बताया। उसने हकलाते हुए कहा, मुझे माफ़ करना, मैंने काफ़ी तकलीफ़ सही है। और यह कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आने लगे। मैं लगभग 1 बजे इस काम के लिए निकला। खुशनुमा दिन था। मैं खूबसूरत घास के मैदानों में चिड़ियों की चहचहाहट को सुनता हुआ और अपनी तलवार की लयबद्ध थपथपाहट अपने जूतों पर करते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा था। फिर मैं जंगल में दाखिल हुआ और अब मैंने अपने घोड़े की गति कम कर दी थी। हम दौड़ने की जगह चल रहे थे। पेड़ों की टहनियाँ मेरे चेहरे को छू रही थीं। कभी कभी मैं किसी पत्ती को दांतों के बीच में पकड़ लेता और उसे आनंद से चबा देता। मैं ऐसा हर्ष महसूस कर रहा था जो कभी कभार आपको बिना कारण ऐसी प्रसन्नता से भर देता है कि एक अलग तरह की ऊर्जा का आभास आपको होने लगता है। जब मैं घर के नज़दीक पहुंचा तो मैंने माली के लिए दी हुई चिट्ठी निकाली और यह देखकर मुझे ताज्जुब हुआ कि वह मुहर बंद थी। यह देखकर मैं न केवल आश्चर्यचकित था, बल्कि मुझे चिढ़ भी होने लगी थी। आलम यह था कि मैं बिना काम किए वापस जाने लगा था। मेरे दोस्त ने मुझे क्या इतना गया गुजरा समझा था? ताका झाकी करने का मुझे कोई शौक नहीं था। फिर मैंने सोचा, ऐसा करना अति संवेदनशीलता दिखाना होगा और अच्छा नहीं होगा। मेरा दोस्त चूँकि इतना घबराया हुआ था, तो शायद उसने बेध्यानी में यह काम कर दिया था। बंगला ऐसा लग रहा था जैसे 20 सालों से उधर कोई रहता ना हो। उसका खुला हुआ दरवाज़ा इतनी बुरी हालत में था कि अचरज होता था कि यह खड़ा कैसे है। रास्ते में घास उगी हुई थी और फूलों की क्यारियों और लॉन के बीच का फ़र्क बताना मुश्किल हो रहा था।
किवाड़ को लात से खोलने के कारण हुई आवाज़ से बगल के दरवाजे से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। वो मुझे उधर देखकर आश्चर्यचकित था। मैं अपने घोड़े से उतरा और मैंने उसे चिट्ठी दी। उसने चिट्ठी को एक बार पढ़ा, फिर दूसरी बार पढ़ा और फिर उसने उसे उलट पलट कर देखने के बाद संदेहपूर्वक मुझे देखते हुए कहा, हाँ, आपको क्या चाहिए? मैंने कुछ तल्खी से कहा, तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि तुमने अपने मालिक की चिट्ठी अभी पढ़ी है। मैं घर के अंदर जाना चाहता हूँ। वो कुछ घबराया सा दिख रहा था। तो क्या तुम उनके कमरे में जाना चाह रहे हो? मैं अब अपना आपा खोने लगा था। अजीब मजाक है। क्या तुम्हें मेरे अंदर दाखिल होने से कुछ परेशानी है? मैंने उसे डांटते हुए कहा। नहीं नहीं महाशय, उसने कहा, बस बात ऐसी है कि मालकिन की मृत्यु के बाद इसे आज तक खोला नहीं गया है। अगर आप 5 मिनट ठहरें तो मैं अंदर जाकर। देखो, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैंने उसे टोकते हुए कहा। जब चाबी मेरे पास है तो तुम कैसे अंदर चले जाओगे? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना है। फिर ठीक है महाशय, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। चलिए मेरे साथ। तुम बस मुझे सीढ़ियों तक का रास्ता दिखाओ, बाकी का काम मैं खुद कर लूँगा। तुम्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पर साहब, उसका बोलना था कि मैं अपना आपा खो बैठा। तुम चुप हो जाओ वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। और यह कहकर मैं उसे एक तरफ धकेल घर के भीतर दाखिल हुआ। जैसा मालिक वैसा नौकर, मैं बुदबुदाया। रसोई घर से होता हुआ मैं उन 2 छोटे कमरों जिनमें वह आदमी और उसकी पत्नी रहा करते थे को पार किया और एक हॉल में दाखिल हुआ। मैं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा और कुछ ही देर में मैंने खुद को उस दरवाजे के पास पाया जिसका विवरण मेरे दोस्त ने मुझसे किया था। मैंने उसे आसानी से खोला और अंदर दाखिल हुआ। उस कमरे में इतना अधिक अंधेरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया। अंदर दाखिल होते ही मेरे नथुनों से सीलन से उत्पन्न हुई बदबू का एक भपका टकराया था। ऐसी बदबू अक्सर ऐसे कमरों से आती थी जो वीरान पड़े रहते थे। ऐसा लग रहा था मानो कमरा कोई जीवित जीव हो जो मर गया हो और अब उसके शरीर से यह बदबू उत्पन्न हो रही हो। कुछ देर बाद ही मैं उस बदबू का आदी हो चुका था। फिर धीरे धीरे मेरी आंखें उस अंधेरे में देखने के काबिल हुईं। मैंने देखा कि कमरा अव्यवस्थित था। उधर एक बिस्तर था जिससे चादर नदारद थी। उसमें अभी भी गद्दा और तकिया बदस्तूर रखा हुआ था। तकिए में सिर या कोहनी की एक गहरी छाप अभी भी देखी जा सकती थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो कोई व्यक्ति उस तकिए पर कुछ देर पहले आराम कर रहा था। कुर्सियां कमरों में बेतरतीब तरीके से फैली हुई थीं। मैंने नोट किया कि एक दरवाज़ा जो शायद किसी कोठरी का था हल्का सा खुला हुआ था। सबसे पहले मैं खिड़की की तरफ बढ़ा। मेरा विचार था कि खिड़की खुलेगी तो सूर्य का प्रकाश कमरे में आएगा। मैंने उसे खोला तो हल्की सी रोशनी अंदर आई। मैं खिड़की को पूरी तरह ना खोल पा रहा था क्योंकि खिड़की के बाहरी किवाड़ जंग के कारण आपस में ऐसे चिपक गए थे कि खोलना तो दूर, मेरे लिए उन्हें हिलाना भी दूभर हो रहा था। मैंने अपनी तलवार से उन्हें तोड़ना भी चाहा, लेकिन फिर भी उसमें कामयाबी नहीं मिली। अपनी नाकामयाब कोशिशों से मैं परेशान होने लगा था। कमरे में हल्की रोशनी तो हो गई थी और फिर अब मेरी आंखें इस कम रोशनी में देखने की अभ्यस्त हो गई थीं। मैंने कमरे में रोशनी बढ़ाने के अपने ख्याल को तिलांजलि दे दी। मैं अब वह काम करना चाहता था जिसके लिए मैं यहाँ आया था। मैं अपने दोस्त की लिखने की मेज की तरफ बढ़ा। मैं एक आराम कुर्सी पर बैठा। मैंने टेबल के ऊपरी भाग को पीछे किया और अपने मतलब का दराज खोला। वो दराज आखिर तक खचाखच भरा हुआ था। मुझे इन सब पैकेटों में से अपने मतलब के केवल 3 पैकेट उठाने थे। मुझे पता था वो कैसे दिखते थे, तो मैं उनकी तलाश करने लगा। मैं ध्यान लगाकर
पैकेट के ऊपर दर्ज चीज़ों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे हल्की सी सरसराहट सी हुई हो। मैंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा हवा से कोई पर्दा हिला होगा, लेकिन कुछ देर बाद मुझे फिर कोई हलचल सी महसूस हुई। अब की बार मुझे कोई शक या सुबह नहीं हुआ था और इस ख्याल ने मेरे शरीर में हल्की सी झुरझुरी पैदा कर दी। यह ख्याल इतना बचकाना था कि मैंने शर्म के मारे मुड़कर भी नहीं देखा। मैंने अभी अभी 3 में से दूसरा पैकेट ढूंढ लिया था और अब तीसरे पैकेट को तलाश कर रहा था कि तभी मुझे एक तेज और दुख से भरी आह अपने कंधे के पास महसूस हुई। आवाज़ सुनते ही मैं झटके से अपनी कुर्सी छोड़कर 2 गज आगे की तरफ कूदा। कूदते हुए मैं पीछे मुड़कर देख रहा था और मेरा हाथ अपनी तलवार की मूठ पर था। अब मैं सोचता हूँ तो यह जानता हूँ कि अगर उस वक्त मुझे अपनी तलवार की मूठ का एहसास नहीं होता तो मैं उधर से एक कायर की तरह भाग गया होता। सफ़ेद कपड़े पहने एक लंबी औरत मेरे सामने खड़ी थी। वह उसी कुर्सी के पीछे खड़ी थी जिस पर कुछ देर पहले मैं बैठा हुआ था। यह देखकर मेरे शरीर में ऐसी कपकपाहट सी हुई कि एक पल के लिए मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं पीछे की ओर गिरते गिरते बचा। ओह, उस डर को कोई नहीं समझ सकता है। अगर आपने उस चीज़ को महसूस नहीं किया है तो आप इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि उस वक्त किस तरह का खौफ महसूस होता है। आत्मा पिघलती सी महसूस होती है, दिल की धड़कन रुक सी जाती है, पूरा शरीर शिथिल हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे आपके भीतर तक आपका अस्तित्व टूट सा रहा है। मुझे प्रेतों और आत्माओं पर कभी कोई विश्वास नहीं रहा है। मृत लोगों का भय मुझे कभी नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैं इस वक्त उस खौफ को महसूस कर रहा था। ओह, मैं कितना डरा हुआ था। आज भी सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं यह कह सकता हूँ कि उन चंद मिनटों में एक तरह का पारलौकिक डर महसूस किया और उस डर जैसा डर मैंने आज तक कभी महसूस नहीं किया है। अगर उस साए ने उस वक्त कुछ बोला नहीं होता तो शायद मैं मर चुका होता, लेकिन वह बोली थी और वह आवाज़ इतनी कोमल और शोकाकुल थी कि मुझे अजीब सा महसूस हुआ। मैं यह नहीं कह सकता कि मैंने अपना संतुलन वापस पा लिया था। नहीं, अब मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, पर चूँकि मेरे अंदर का अभिमान अभी मरा नहीं था और फिर एक सैनिक होने के नाते भी मेरा प्रशिक्षण ऐसा हुआ था कि डरे हुए होने के बाद भी डर के भावों को मैंने अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। मैंने अपने चेहरे पर एक नकाब ओढ़ लिया था। यह नकाब मेरे लिए भी उतना ही था जितना कि उसके लिए जो मेरे सामने खड़ी थी, फिर चाहे वो जो कोई भी थी, औरत या प्रेत। मुझे बाद में इस बात का एहसास हुआ कि उस साए के सामने मुझे कोई नहीं सूझ रहा था। मैं किसी चीज़ के विषय में नहीं सोच पा रहा था। मैं डरा हुआ था। उसने मुझसे कहा, ओह, आप मेरी मदद कर सकते हैं मिस्टर। मैंने जवाब देने की कोशिश की थी, लेकिन मैं कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरी ज़बान तालू पर चिपक गई थी। मेरे गले से हल्की सी अजीब सी ध्वनि निकल रही थी जिसको समझना मुश्किल था। उसने बोलना चालू रखा, क्या आप मेरी मदद करेंगे? आप मुझे बचा सकते हो, मुझे ठीक कर सकते हो। मैं तड़प रही हूँ, मैं हमेशा तड़पती हूँ। मैं इतने दुख में हूँ, इतने कष्ट में हूँ। ओह, यह पीड़ा मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। फिर वह उसी कुर्सी पर बैठ गई जिस पर कुछ देर पहले मैं बैठा हुआ था। उसने मुझे कातर निगाहों से देखा और कहा, क्या आप मेरी मदद करोगे? मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं था, इसीलिए मैंने अपनी गर्दन को हल्की सी जुम्बिश सी दी। उसने फिर मुझे एक औरतों वाली कछुए के खोल से बनी कंघी दी और बुदबुदाई, मेरे बाल बना दोगे? क्या तुम मेरे बाल बना दोगे? इससे मुझे आराम मिलेगा। मेरे सिर को देखो, मैं पीड़ा में हूँ। मेरे बालों को देखो, इनके कारण कितना दर्द हो रहा है मुझे।
कब से इन्हें नहीं बनाया गया है। उसके खुले हुए बाल बहुत लंबे, बहुत स्याह थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुर्सी की पुश्त से उसके बाल नीचे ज़मीन तक छू रहे थे। मैंने क्यों उसकी बात मानी? मैंने क्यों उसकी कंघी ली और मैंने क्यों उसके बालों को अपने हाथों में लिया? अपने हाथों में उसके बालों की छुअन से मुझे एक सर्द सा एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बाल नहीं अपितु सर्पों के सर्द शरीर को पकड़ रहा हूँ। मुझे नहीं पता, वो लिसलिसा सा एहसास अभी भी मैं अपनी उंगलियों के बीच में महसूस कर सकता हूँ। मैं जब भी उस बारे में सोचता हूँ तो डर से कांप जाता हूँ। मैंने उसके बालों को बनाया, उन पर कंघी फिराई, उन ठंडे लिसलिसे बालों पर। मैंने उन्हें खोला, उनकी चोटी बनाई। मैंने उसके बालों को इस तरह से गूंथा जिस तरह से घोड़े के गले के बालों को अक्सर गूंथा जाता है। यह सब कैसे कर पाया, खुदा ही जाने। उसने एक हल्की सी आह भरी। उसने अपना सिर झुकाया और वह अब खुश दिखाई दे रही थी। अचानक उसने मुझसे कहा, शुक्रिया। फिर झटके से उसने मेरे हाथों से कंघी झपटी और तेजी से कुर्सी से उठकर उस कोठरी के दरवाजे की ओर भाग गई जिसको थोड़ा सा खुला हुआ मैंने पहले देखा था। मैं अब उधर अकेले खड़ा हुआ था। कुछ क्षणों के लिए मैं ऐसा महसूस कर रहा था जैसे हम किसी खौफनाक सपने से उठने के बाद महसूस करते हैं। मैं इस धुंध से बाहर आया और भागकर खिड़की के पास गया। मैंने अपने भीषण प्रहारों से उन खिड़कियों के पल्लों को तोड़ दिया था। एक रोशनी की किरण खिड़की से अंदर दाखिल हुई। मैं उस दरवाजे की तरफ गया जहां वो साया भागकर गया था। मैंने उसे बंद पाया। मैंने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन मैं उस दरवाजे को हिलाने में नाकामयाब रहा था। फिर एक आतंक की भावना ने मुझे जकड़ लिया, ऐसी भावना जिसके चलते मैं उधर से जल्द भागना चाहता था। मैंने जल्दी से चिट्ठियों के 3 पैकेटों को टेबल से उठाया और रूम से भागता हुआ निकला। मैं एक बार में 4-4 सीढ़ियाँ कूद रहा था। मैंने खुद को बाहर पाया और ना जाने कैसे मैं अपने घोड़े को नज़दीक पाकर एक ही छलांग में उस पर सवार हो गया। फिर अपने घोड़े को सरपट दौड़ाता हुआ मैं उधर से निकल गया। मैं तब तक नहीं रुका जब तक मैं रुआंह नहीं पहुंच गया था। मैं अपने घर के सामने खड़ा था। मैंने अपनी लगाम अपने अर्दली को दे दी और अपने कमरे में जाकर अपने आप को बंद कर लिया। जो कुछ मेरे साथ हुआ मैं उसके विषय में सोचना चाह रहा था। फिर कुछ समय तक मैं खुद से यही प्रश्न करता रहा कि कहीं मुझे कुछ दृष्टिभ्रम तो नहीं हुआ था। जो मैंने देखा वो मेरी कल्पना तो नहीं थी। जरूर घबराहट के कारण मेरे दिमाग पर असर हुआ और उसी के कारण मुझे यह परालौकिक अनुभव हुआ होगा। ऐसे मामलों में अक्सर ऐसा ही कुछ झटका दिमाग पर लगता है जिससे परालौकिक ताकतों से मिलने का भ्रम होता है। हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। मैं खुद से ही बुदबुदाया। मैंने अपने आप को समझा दिया था कि मुझे कुछ ना कुछ गलतफहमी हो गई थी। मैंने लगभग यह बात तय कर ली और अब मैं अपनी खिड़की की तरफ आया कि इत्तेफाकन मैंने नीचे को देखा। मेरे ट्यूनिक के बटन के बीच में काले स्याह बाल फंसे हुए थे। वे बाल किसी औरत के थे। मैंने उन्हें एक एक करके निकाला और कांपती उंगलियों से उन्हें खिड़की के बाहर फेंका। मैंने फिर अपने अर्दली को बुलाया। मैं उस दिन बहुत परेशान, बहुत भावुक महसूस कर रहा था। ऐसे हालात में मैं अपने दोस्त के पास नहीं जाना चाहता था। फिर मुझे अपने इस अनुभव के विषय में उससे क्या कहना है, यह भी मुझे सोचना था। मैंने अपने अर्दली से उसे उसकी चिट्ठियाँ पहुँचाईं। उसने सैनिक को रसीद दी। उसने मेरे विषय में पूछा तो उसे बताया गया कि मेरी तबीयत नासाज थी। मुझे सन स्ट्रोक या ऐसा ही कुछ हुआ था जिसके कारण मैं खुद आने में असमर्थ था। वह मेरे विषय में सुनकर परेशान लग रहा था, यह मुझे बताया गया। मैं अगले दिन सुबह सुबह उससे मिलने गया। मैं उसे सच बताना चाहता था। वो उससे पहली शाम को बाहर गया हुआ था और अब तक वापस नहीं आया था। मैं उसी दिन वापस फिर गया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला था।
मैंने 1 हफ्ते तक इंतज़ार किया, वह वापस नहीं आया। मैंने पुलिस को खबर दी। उन्होंने उसे हर जगह देखा, लेकिन किसी को भी उसकी खबर नहीं लगी। उस वीरान बंगले की बड़ी बारीकी से खोजबीन की गई थी। वहाँ से कुछ भी संदिग्ध चीज़ नहीं पाई गई थी। उधर कोई औरत छुपाकर रखी गई हो, ऐसा कुछ सुराग उधर नहीं मिला था। तफ्तीश से चूंकि कोई परिणाम नहीं निकला था, तो खोजबीन आगे नहीं बढ़ाई गई। और इन 56 सालों में मुझे इससे ज़्यादा कुछ ज्ञात नहीं हुआ है। मुझे आज तक सच्चाई का पता नहीं लगा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को यह कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसी ही और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।